श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करेंट का है और आज हम चर्चा करेंगे अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि इनकी वर्तमान जो में मूर्ति लगी है यूएसए में स्थापित हुई है। ठीक है, उसके पहले कुछ न्यूज़ है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल है किसका, श्री वेदांता एकेडमी का। इस एकेडमी का जो चैनल है इसे ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको डेली एमसीक्यू प्राप्त होगा, स्पेशल एमपीजीके की नोट्स प्राप्त होगी, साथ में टॉपिक वाइज एमपीएससी की नोट्स प्राप्त होगी और साथ में जो एमपीईबीसी व्यापम बोलते हो उसकी भी नोट्स इसमें अवेलेबल है। और साथ में जो करंट होता है, करंट एग्जाम होती है, उस एग्जाम में जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है, तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, श्री वेदांता का एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में लेक्चर रिकॉर्डेड है। ठीक है, 2023 में पीटी है आपका 17 दिसंबर में। ठीक है, इस पीटी को ध्यान रखते हुए इसमें कंप्लीट 10 यूनिट रिकॉर्डेड लेक्चर हैं जो आपको मात्र 1500 में यानी कि 1500 में प्राप्त हो रहा है। और ये जो क्लास होगी, ये जो लेक्चर होंगे, आपको 4 मंथ के लिए एक्सेस करने की अनुमति मिलेगी इतने में। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी जो एग्जाम है को टारगेट लेते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए। चर्चा में क्यों है ये देखेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, अंबेडकर जी का संबंध क्या है गोलमेज से वो देखेंगे, पूना का संबंध क्या है वो देखेंगे, प्रारूप समिति का संबंध क्या है वो देखेंगे, बुद्ध धर्म का संबंध क्या है वो देखेंगे, इनकी पत्रिकाएं, इनकी पुस्तक, इनके संगठन और साथ में अंत में जितने भी इनके बन सकते हैं इस लेक्चर से वो। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है अंबेडकर जी की और ये इमेज कहाँ लगी है, ये यूएसए में लगी है। ठीक है, और इस इमेज की जो हाइट है वो 19 फीट हाइट है। और ये हाइट जो है 19 फीट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारत के बाहर अंबेडकर जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। हुआ क्लियर? जितनी भी मूर्ति है भारत के बाहर लगी है उसमें सबसे ऊंची मूर्ति ये मूर्ति है। भारत के अंदर इससे ऊंची मूर्ति बहुत ज्यादा है, परंतु भारत के बाहर पूछेगा तो वो 19 फीट की है। कहाँ लगी? यूएस में लगी है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने समाज में समता स्थापित करने के लिए अपना जीवन ही झोंक दिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। इस मूर्ति के जो मूर्तिकार है उनका नाम है राम सुतार। राम सुतार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी निर्माण किया था, इसलिए राम सुतार जो है एक आईएमपी फैक्ट बन जाता है। इस मूर्ति का जो अनावरण है वो किया गया है 14 अक्टूबर 2023। 14 अक्टूबर 2023 को क्यों किया गया है? क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए इसी दिन को चूज किया गया है। तो ये डेट आप याद रखना, कब हुआ अनावरण? 14 अक्टूबर 2023। क्यों किया गया है? 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इनका जीवन शुरू होता है 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। इसके बाद ये पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ 1924 में ये भारत में सक्रिय होते हैं और ये स्थापना करते हैं 24 में, जो दलित उत्थान के लिए कार्य करता है। फिर आता है 1927 को क्या करते हैं? ये एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। उस समाचार पत्र का नाम होता है बहिष्कृत। क्यों करते हैं? जो दलित की जो कंडीशन होती, जो स्थिति होती है उसको उजागर करने के लिए ये समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। फिर आता है 1930, 1931 और 1932। यहाँ तीनों में गोल में सम्मेलन होता है। ठीक है, गोल में सम्मेलन क्या होता है? गोल मेज यानी मतलब है कि एक गोल टेबल होती है और ये लंदन में थी और यहाँ भारत में संवैधानिक सुधार की बात करने के लिए जो भारतीयों को लंदन बुलाया गया था,
तो गोल टेबल थी इसलिए गोल बोला गया, मेज थी मेज बोला गया, तो गोल मेज मिलके बात करना था इसलिए सम्मेलन किया गया, तो गोल मेज सम्मेलन कहा गया। और ये 3 बार हुआ है, 30, 31, 32 को। क्यों हुआ था? भारत में संवैधानिक सुधार हेतु। ठीक है, तो तीनों गोल मेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय जो शामिल हुए हैं उनका नाम है अंबेडकर जी। जो दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था, यहां पे कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस तरफ से किसने किया था? गांधी जी ने यहां पे भाग लिया था। ये चीज को भी आप अपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। फिर आता है 1936। 1936 में इंडिपेंडेंट पार्टी गठन करते हैं। उसके बाद आता है 1942। 1942 को गवर्नर कार्यकारी परिषद में इनको एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है। फिर आता है 1947 में क्या करते हैं? ये जो स्वतंत्र भारत होता है, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं। उसके बाद आता है 1951। 1951 में जो हिंदू कोड बिल है, भेद के चलते सेनेट से ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और फिर आता है 14 अक्टूबर 1956, और इस तारीख को ये बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। फिर आता है 6 दिसंबर 1956, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी समाधि कहाँ पर है? वो मुंबई में है, जिसे चैत्य भूमि कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा, ठीक है, अनावरण कब हुआ इसका? ये हुआ है 14 अक्टूबर को। यूएसए के मैरीलैंड में इसकी स्थापना की गई है। इसकी ऊंचाई जो है 19 फीट है। इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। इसके जो मूर्तिकार है उनका नाम है राम सुतार, जो बता चुका हूं आपको मैंने। इनका जीवन काल, जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, 24 में एक दलित वर्ग का कल्याण हेतु संगठन की स्थापना करते हैं। 27 में ये दलित वर्ग की स्थिति को उजागर करने हेतु बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले एक ही भारतीय हैं ये। और पूना पैक्ट, पूना पैक्ट संबंध क्या है ये हम आगे समझेंगे। 36 में ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन करते हैं। 42 में भारत के गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। 1946 में संविधान सभा हेतु चुना जाता है। कहां से? बंगाल से। ये आपको याद रखना है आईएमपी फैक्ट के लिए। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही साथ भारत में भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनते हैं। हुआ क्लियर? हिंदू कोड बिल इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 6/12/1956 को। इनकी समाधि कहाँ? मुंबई में है, और इनकी समाधि का नाम क्या है? चैत्य भूमि नाम है। पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932। और पूना पैक्ट की कहानी शुरू होती है 16 पूना पैक्ट की कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को क्या होता है कि जो ब्रिटेन के पीएम हैं रेमजे मैक्डोनाल्ड, वो एक भारत में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। कब? 16 अगस्त 1932 को। हुआ क्लियर? सांप्रदायिक पंचायत क्या होता है? इसके अंतर्गत दलितों को पृथक निर्वाचन देने की बात कही गई थी। इसीलिए इसके पक्ष में कौन थे? अंबेडकर जी थे। हुआ क्लियर? परंतु महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। क्यों थे? महात्मा गांधी ने तर्क दिया कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये भारत के समाज को बांट कर तोड़कर यहाँ पे शासन करना चाहती है, इसलिए मैं इसके विरोध में अनशन करूंगा। और उस समय महात्मा गांधी यारवदा जेल में थे, और यारवदा जो जेल है कहाँ पर है?
वो पुणे में स्थापित है और पुणे की यादव में महात्मा गांधी अनशन पे बैठ जाते हैं। फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो 3 व्यक्ति आते हैं, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू और एक है मदन मोहन मालवीय। ये 3 व्यक्ति जो हैं, इनकी मदद से महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। महात्मा गांधी के पास ले आते हैं अंबेडकर को, तीनों लिखते। महात्मा गांधी समझाते हैं किसको? अंबेडकर जी को, कि ये है गांधी जी और ये है रेमजे मेडोल। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं आपको रेमजे मेडोल दे रहा है 71 सीट, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत, हम आपको देंगे 148 सीट। इस बात पर अंबेडकर जी मान गए। इन दोनों में अंतर, ये भी आरक्षण है और ये भी आरक्षण है। इन दोनों में अंतर इतना है कि ये पूरे भारत में सीट बांटी जाएगी और ये किसी एक क्षेत्र में। पूरे भारत में नहीं कि कुछ सीट सीजी, एमपी, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, सब में आपको, हर राज्य में आपको जो दलित वर्ग है उसके लिए सीट रिजर्व रहेगी। हुआ क्लियर? ये महात्मा गांधी ने बोले, ठीक है। पर रेमजे कितनी रहा था? वो दे रहा था 71, पर किसी एक क्षेत्र में दे रहा था, ठीक है। अब एक क्षेत्र में वहां का मुखिया बनता दलित, वहां का सरपंच बनता दलित, उप सरपंच बनता दलित बनता, विधायक दलित बनता और सीएम भी दलित बनता। तो बाद में चलकर एक अलग देश की मांग होती, जिससे भारत के टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाती। ये बात समझा दी महात्मा गांधी ने और अंबेडकर समझ गए और उनके बीच में समझौता हुआ। कहाँ? यारवादा की जेल में, जो पुणे में थी, समझौता हुआ। वो समझौता होने के कारण ही उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। आपको समझ में आ गया पूना पैक्ट क्या था? हुआ क्लियर? यही कंडीशन, सेम कंडीशन कब हुई थी? 1909 में हुई थी। 1909 में एक सुधार आया था। उस सुधार के अंतर्गत जो मुस्लिम थे उनको पृथक निर्वाचन दिया गया था। ये पृथक निर्वाचन का परिणाम क्या हुआ? 1939 में अलग पाकिस्तान की मांग हुई और 1947 में एक अलग पाकिस्तान बन गया। अगर महात्मा गांधी यहां पर होते तो महात्मा गांधी अनशन करके इसको रद्द कर देते होते तो, और ये जो आज पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान ना बनता तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ना होता। जब तनाव ना होता तो हमारा जो सैन्य खर्चा वो बच जाता और सैन्य खर्चा बचता तो हमारा जो विकास है, आज हम विकसित देश हैं, आज हम विकासशील देश हैं, हम विकसित देश कहलाते। परंतु पाकिस्तान बनने से हम आपस में लड़ रहे हैं और हम लेते हैं हथियार, ब्रिटेन से लेते हैं हथियार, यूरोप से हथियार लेते हैं, वो बन रहे हैं, टॉप रैंक लाते हैं मानवाधिकार सब में, और हम कहना चाहिए आपस में लड़कर हम बर्बाद हो रहे हैं। ये नीति थी किसकी? ब्रिटिश की। अगर 32 में ये घटना कहना चाहिए इम्प्लीमेंट हो जाती तो अलग देश बनता दलितों का भी। ये महात्मा गांधी की दूरदर्शिता थी, इसको समझना पड़ेगा आपको। हुआ क्लियर? तो आपको जो है रेमजे मेडोल ये समझ में आ गया होगा, पूना पेट समझ में आ गया। आपको समझना है कि पूना पेट कब हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। तो पूना पेट 24 सितंबर 1932 को हुआ है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को की गई थी। कौन 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने आपस में इनको मिलाया था, समझौता किया था? तो एक है तेज बहादुर सप्रू, दूसरे हैं मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। ये 3 व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति का कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 71 सीट दिए रहा था वो, और यहां पर 148 सीट दी गई थी। यहां पर सीट को पूरे भारत में बांट दिया गया था, यहां पे एक क्षेत्र में बांटकर वो भारत के समाज को तोड़ना चाहता था। हुआ क्लियर? अंबेडकर जी प्रारूप के अध्यक्ष और प्रारूप समिति ने ही संविधान निर्माण की मुख्य भूमिका निभाई है, इसलिए अंबेडकर जी को संविधान निर्माण का पिता कहा जाता है भारत में, ठीक है। इसकी कुछ समिति, इसमें जो है आपका ये मेंस का टॉपिक है, आपको यहां पूछता है कि कितने सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, ठीक है। और जो 6 सदस्य थे इनके नाम याद होना चाहिए। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो नाम कृष्ण का संबंध है, एक है गोपाल, कृष्ण का नाम है, कन्हैया, कृष्ण जी का नाम है,
कृष्ण स्वामी अयंगर कृष्ण का नाम है, ठीक है। कृष्णाचारी सदस्य बने थे किसके, डीपी खेतान के बाद। मोहम्मद सदुल्ला ये बीमार हो गए थे, ये बाद में हट गए, ठीक है। एक बने थे BL मित्रा, इनके बाद जो है N माधवराव। माधवराव भी किसका नाम है, कृष्ण जी का ही नाम है, जो अलग से हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो नाम जो नहीं है उसको याद कर लेना, बाकी आप कभी क्वेश्चन आएगा पीटी में तो वहां पे आप इसको हल कर लोगे, परंतु आपको मेंस के लिए क्या पूरे 7 नाम आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। संघ संविधान समिति एक, इसके अध्यक्ष कौन थे, और संघ शक्ति समिति इसके कौन थे। जहां पे संघ आएगा और शक्ति और संविधान आ गया, वहां पे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे हैं। हुआ क्लियर? एक कमेटी है मूल अधिकार समिति और एक समिति है अल्पसंख्यक समिति। उस दोनों समिति के अध्यक्ष कौन है, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक दोनों समिति के अध्यक्ष है, परंतु इन दोनों समिति की एक समिति उप समिति थी, और उप समिति कौन सी थी, एक है मूल अधिकार की उप समिति और एक है अल्पसंख्यक की उप समिति। जहां पे मूल अधिकार और उप समिति लग गया वहां पे आएंगे JP कृपलानी। हुआ क्लियर? ये चीज याद रखना। अल्पसंख्यक आएगा और उप आ जाएगा तो वहां पे आ जाएगा SC मुखर्जी। हुआ क्लियर? अगर उप नहीं आ रहा है, अल्पसंख्यक आ रहा है, मूल अधिकार आ रहा है तो वल्लभ भाई पटेल, परंतु मूल अधिकार आ रहा है और उप आ रहा है तो JP कृपलानी, अल्पसंख्यक आ रहा है और उप आ रहा है तो वहां पे SC मुखर्जी। ये बारीक पॉइंट है, इसको याद रखना, नहीं तो आप वहां पे जो 4 ऑप्शन में आप कहना चाहिए डिफरेंस नहीं कर पाओगे। अगर उप नहीं आ रहा है तो पटेल है, मूल आ रहा है उप आ रहा है तो कृपलानी, अल्पसंख्यक आ रहा है उप आ रहा है तो SC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के हैं S वादराचार्य, ये भी आप याद रखना, ठीक है। स्टीयरिंग समिति कौन है, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समझौता समिति कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये यहां पे कंफ्यूज जाओगे क्योंकि देसी रियासत में जिम्मेदारी सौंपी गई थी पटेल को, परंतु देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगर बात आएगी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिम्मेदारी सौंपी किसको गई थी, तो वो सौंपी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये जो फैक्ट आप याद रखना, ये आपको पीटी में आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए। बौद्ध धर्म, ठीक है, जो धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध बने, इनने स्थापना कर दी। इसके बाद क्या हुआ, एक बना हीनयान, एक बना महायान, ये शाखा बनी। फिर आता है अंबेडकर आते हैं, ठीक है। अंबेडकर जी, एक डेट आती है 14 अक्टूबर 1956 में क्या करते हैं, एक इसी की शाखा में बनाते हैं, कौन सा, वो होता है नवयान। नवयान क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें और इनमें कुछ मात्रा में पारलौकिक बातें की गई थी। इस पारलौकिक बातों को हटाकर उनने यथार्थ बातों को नवयान में शामिल कर लिया और एक नई शाखा, नई आंदोलन जुड़ा, किसमें, बौद्ध धर्म में, नवयान। और नवयान में जिस बातों को आधार लिया गया था, जिस चिंतक की बातों का आधार लिया गया था, उस चिंतक का नाम है अजीत केस कमली। क्या नाम है, अजीत केस कमली। उनकी बातों को आधार लेकर नवयान का निर्माण किया था किसने, अंबेडकर जी ने। कब किए थे, 14/10/56। और 14/10/56 को ही आने 2023 में, 2023 14/10 को कहा, USA में मूर्ति की स्थापना होती है 19 फीट, सर्वाधिक ऊंची है जो, ठीक है, जिसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। हुआ लिंक आपको? तो कभी क्वेश्चन आएगा इनकी स्थापना कब की गई है, 1956 में। नवयान की स्थापना 56 में, ठीक है। कब अपनाया था बौद्ध धर्म, 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 को। क्वेश्चन आएगा कि नवयान में किस चिंतक की बातें ली गई है, तो उसका नाम क्या है, उनका नाम अजीत केस कमली। अजीत केस कमली कौन है, तो ये चारवाक दर्शन के बहुत ज्यादा करीबी थे, ये अजीत केस कमली है।
हुआ क्लियर? तो ये नाम भी आप याद रखना। कभी आपका क्या ये जो स्टेचू लगा है अमेरिका में, तो यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना बढ़ती है। इसलिए 2022 में एक क्वेश्चन आया था, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ऐसी क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि अभी 21 में जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल जाति से बिलोंग करती है, इसलिए वो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वर्तमान में इतिहास से ही उठते हैं बस, परंतु हम उसमें ध्यान नहीं दे पाते। परंतु आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अंबेडकर जी और बुद्ध की इनकी पत्रिका है कुछ, एक है मुखनायक, एक है बहिष्कृत भारत। इसका जो है आप सन याद कर लेना, बहिष्कृत भारत की, ठीक है। समता, एक है जनता। इनकी आप सन याद मत करना, परंतु बहिष्कृत भारत की सन याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपको आईएमपी हो जाता है। जाति प्रथा का विनाश इनकी पुस्तक थी, जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बात बोला था कि धर्म जनता की अफीम है। ये क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था कि जो शासक होता है वो धर्म के नाम पर जनता पे शासन करता है, यानी धर्म जनता की अफीम है परंतु शासक के लिए वरदान है। ये इसलिए बोला था। ये कोट इसलिए बताया मैंने, कभी कभी क्या होता है कोट ही पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए। अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बने, ये भी उनने बुक लिखा है, किन्ने? अम्बेडकर जी। और उनके धम्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, कुछ संगठन, हितकारिणी सभा, ये आप याद करना सन 1923 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये इसका सन करना कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए इसका सन प्लस ये पार्टी दोनों आईएमपी है आपके लिए। अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 में इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत रत्न में इनको मिला था 1990 में। ये कुछ क्वेश्चन। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पर बनाया गया है? ये यूएसए में। मूर्ति का अनावरण कब किया गया था? 14/10/2023 में। मूर्तिकार कौन है? राम सुतार हैं, ठीक है। गुण सम्मेलन बता चुका हूं आपको क्या है। पूना पेट कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन कब हुआ था? बता चुका हूं 1936। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। संविधान सभा हेतु कहां चुना गया था? ये चुना गया था बंगाल से, ये भी याद रखना। भारत रत्न कब मिला है? 1990 में मिला है। जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ था, उसी साल पीएससी में पूछ लिया था कि सचिन तेंदुलकर है उनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था। यानी जब भी वर्तमान घटना घटती है उसके डीप से क्वेश्चन उड़ जाते हैं, इसलिए याद रखना कि इनको भारत कब मिला था? 1990 में। बुद्ध धर्म कब अपनाया था? तो ये 14/10/1956 को अपनाया था, ठीक है, नौयान के थ्रू लिया गया है। अजीत केस, ठीक है। चैत्य भूमि किसकी समाधि है? तो ये है अंबेडकर जी की समाधि है, ठीक है। कहां पर है? तो मुंबई में है, ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर BR अंबेडकर ने की थी? ये क्वेश्चन 2012 में यूपीएससी में पूछ चुका है। ये पार्टी मैंने नहीं बताया हूं, अब बताया था, लेबर पार्टी 1936 में, ठीक है। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, ये भी कहना चाहिए। तो इसके कहना चाहिए A, B और C। इसके B और C राइट आंसर होंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहां पे लेक्चर समाप्त होता है। ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हो जाएगी। जो श्री वेदांता का जो टेलीग्राम चैनल है वहां प्राप्त हो जाएगी, इससे पहले ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ कहना चाहिए जितने फैक्ट होंगे वो फैक्ट आप एक्स्ट्रा लिख लेना, ताकि आपका जो भी आने वाले एग्जाम है वहां पे आपको ये यहां से क्वेश्चन आए तो आपको आप आराम से आप वहां पे क्लिक कर सको। ओके, थैंक्स।